नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में टेंजर चैप्टर आप पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में एक लेक्चर मैंने लिया था, बिल्कुल बेसिक आपको कराया था। आइए इसके सेकंड लेक्चर में एक हेडिंग लिखें आप, बेसिस क्या होता है ना। ठीक है, बेसिस समझो पहले, तो हेडिंग लिखो बेसिस। ठीक है, बेसिस। देखो बेसिस आप जानते हो। आप एक बार बताओ, जैसे कोई पॉइंट है P, ठीक है, मान लो यहां पर है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, मान लो x, y, z। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। क्लियर है। तो कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, जिसके निर्देशांक कितने हैं, x, y, z। तो जो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, वो वेक्टर r हो जाएगा। तो वेक्टर r बराबर कितना हो जाएगा, x i कैप है ना, प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, वेक्टर r इस तरीके से होता है। और आप जानते होंगे जो i कैप, j कैप और k कैप होता है, इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, बताओ। ये होता है, पढ़ा रखा है मैंने वेक्टर अलजेब्रा में, इन्हें कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मीन्स होता है परपेंडिकुलर, और ये यूनिट वेक्टर है, यानी इनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस का ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस का जे कैप है, और इसी प्रकार जेड एक्सिस का के कैप है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल क्यों कहा, क्लियर है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना ये भाई, आई ये वाला एक्सिस परपेंडिकुलर है आपस में, मतलब तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये तीनों ही एक्सिस के एलोंग हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो तीनों वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स हैं, यानी परपेंडिकुलर को कहते हैं ऑर्थोगोनल। तो तीनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, और ये यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर का अर्थ क्या होता है, एकांक सदिश। तो इन्हें कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, और x, y, z क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं, जानते हो ना। x, y और z ये क्या होते हैं, कंपोनेंट्स, यानी घटक। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है बेसिस को समझने के लिए। अब इस बात को आप पहले से ही जानते हो, तो इसके आधार पर ही आप क्या समझोगे, बेसिस को। क्लियर है, एक्स वाई जेड क्या है, कंपोनेंट्स है, आई जे के क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, तो ध्यान देना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो हैं इन्हीं आप क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बेसिस। क्लियर है, तो बेसिस जो है आई कैप, जे कैप, के कैप। क्लियर है। अब देखना, ध्यान देना, यदि एक ही एक्सिस होगा, मतलब केवल एक ही एक्सिस हो, या तो एक्स एक्सिस हो, या वाई एक्सिस हो, है ना, या जेड एक्सिस हो, तो फिर एक ही होगा आपका बेसिस भी, या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी आपका एक ही होगा, या तो आई कैप होगा, या जे कैप होगा, या के कैप होगा। क्लियर है। और यदि, ठीक है, कंपोनेंट्स कोई दो हैं, एक्स वाई है या तो, या वाई जेड है, या जेड एक्स है, कोई से दो कंपोनेंट हैं, तो आपको पता है बहुत अच्छे से, दो कंपोनेंट हैं तो बेसिस भी यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी दो ही होंगे। एक्स वाई का क्या होगा, आई कोमा जे, वाई जेड का क्या होगा, जे कोमा के। ठीक है, और जेड एक्स का क्या होगा, के कोमा आई। क्लियर है। तो मेरे कहने का मतलब है एक एक्सिस है तो एक ही बेसिस है। ठीक, चाहे कोई सा भी हो, एक्स हो चाहे वाई हो जेड हो,
तो x है तो x वाला हो जाएगा आई कैप, y एक्सिस है तो y वाला हो जाएगा j कैप, z एक्सिस है तो z वाला हो जाएगा k कैप। इसी प्रकार कोई से दो एक्सिस है तो उसी के करस्पॉन्डिंग, उसी के संगत हो जाएंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स यानी बेसिस, ठीक है। और तीन हो, यदि तीन हो x, y, z तीन कंपोनेंट हो तो ये तो मैंने बता ही दिया, तो तीन ही हो जाएंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी, यानी बेसिस भी कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन टेंसर्स में आप समझेंगे n, ठीक है। देखो अब एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो आप समझ चुके होंगे कि एक कंपोनेंट है ना इसमें, तो एक ही क्या है, बेसिस है ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वन कंपोनेंट, ठीक है। तो वन ही क्या है, बेसिस है, क्लियर है। यहाँ देखो टू कंपोनेंट है तो टू ही क्या है, बेसिस है, ठीक है भाई। कोई से भी दो रहे चाहे, है तो दो ही। और यहाँ पर देखो तीन कंपोनेंट है तो बेसिस भी कितने हैं, तीन। बात समझ में आई ठीक इसी प्रकार सिमिलरली देखो सिमिलरली आपको एक बात समझ में आ गई होगी, एक कंपोनेंट तो एक बेसिस, दो कंपोनेंट तो दो बेसिस, तीन कंपोनेंट तो तीन बेसिस। इसी प्रकार n कंपोनेंट हैं यदि, ठीक है, तो बेसिस भी कितने होंगे, n, ठीक है। तो आप ये बात लिख देना, क्या लिखोगे, देयर आर n बेसिस फॉर n कंपोनेंट्स, n कंपोनेंट्स के लिए n बेसिस ही होते हैं, ठीक है। n कंपोनेंट बराबर n बेसिस मत लिखना, ये सिंबल ये तो मैंने लिख दिया, आपको क्या लिखना है, देयर आर n बेसिस फॉर n कंपोनेंट्स, n कंपोनेंट्स के लिए n बेसिस होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिस था, या आप इसमें हेडिंग ये भी लिख सकते हो, नीड ऑफ बेसिस, कई बुक में नीड ऑफ बेसिस करके भी दे रखा है, यानी बेसिस की आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता क्यों है ये भी आपको समझ में आया होगा, भाई बेसिस यही तो है, आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना, तो ये बेसिस है। तो आप देख के बताओ, इसका एक उदाहरण क्या इस तरीके से लिया जा सकता है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसका मतलब है i आ रहा है तो यहाँ से पता चला x एक्सिस पर आप कितना चल रहे हो, 2 चल रहे हो। j आ रहा है तो y एक्सिस पर आप कितना चल रहे हो, 3 चल रहे हो। k आ रहा है तो इसका मतलब है z एक्सिस पर आप कितना चल रहे हो, 5 चल रहे हो। तो ये जो 2, 3, 5 है ये तो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये जो i, j, k है ना, ये बताते हैं कि किस एक्सिस पर आप कितना मैग्नीट्यूड चल रहे हो, ठीक है। तो बेसिस की आवश्यकता क्यों है, ये बताने के लिए कि किस एक्सिस के अलोंग, है ना, या किस कंपोनेंट के अलोंग आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है, या कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बात समझ में आई। तो ये नीड है बेसिस की, बेसिस यानी आई कैप, जे कैप, के कैप, इस टाइप के जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं उनकी नीड है ये, ठीक है। क्यों, यानी किसी एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर हो रही है इस बात को पता लगाने के लिए, ठीक है। तो मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ बेसिस इज रिक्वायर्ड, बेसिस आवश्यक है, ठीक है, टू शो, यह दिखाने के लिए, दैट, यह टू शो द डिस्टेंस, है ना, किसी डिस्टेंस को दिखाने के लिए, और किसी एक्सिस के अलोंग, अलोंग एनी एक्सिस, ठीक है, किसी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, वाई के हो, जेड के हो, इसी प्रकार कोई भी दिशा हो, है ना, किसी एक्सिस के अलोंग यानी किसी कंपोनेंट के अलोंग। अब वो कंपोनेंट किसी भी दिशा में हो सकता है, जरूरी भी नहीं है कि एक्स में ही हो, वाई हो, में हो, जेड में हो, ठीक है, क्योंकि दिशाएं तो अनेक हो सकती है ना। इसी प्रकार ये तीन दिशाएं, है ना, तीन दिशाओं से तो आप परिचित हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेकिन एक्स और वाई के बीच में भी हो सकती है कहीं को, वाई जेड के बीच में भी कहीं को दिशा हो सकती है। तो इसलिए कंपोनेंट बहुत सारे हो सकते हैं, तो n
है ना, n कंपोनेंट हो सकते हैं, n कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है। तो बेसिस रिक्वायर्ड क्यों है? डिस्टेंस को शो करने के लिए किसी कंपोनेंट के अलोंग, ठीक है। देखो बेसिस यानी आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, आई कैप यानी एक्स एक्सिस पर 2 चले, ठीक है, वाई एक्सिस पर 3 चले, ये बात पता चल रही है ना, जेड एक्सिस पर 5 चले। तो आई कैप, जे कैप, के कैप की हेल्प से ही तो पता चल रही है। तो इसका मतलब है बेसिस क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि वो डिस्टेंस को शो कर सके, टू शो द डिस्टेंस, ठीक है, या टू शो एनी डिस्टेंस अलोंग एनी एक्सिस या एनी कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट के अनुदिश, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि बेसिस क्या होते हैं और उनकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है। नीड ऑफ बेसिस और बेसिस क्लियर है। और साथ में ये भी बताया कि जितने कंपोनेंट होते हैं उतने ही बेसिस होते हैं, ठीक है। तो ये इसका अपने तरीके से लिख लेंगे आप इसे, ठीक है, नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालो, एक समझते हैं एन डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, एन डायमेंशनल स्पेस। देखो एन डायमेंशनल का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे 1 डायमेंशन हो तो 1 डायमेंशन का मतलब क्या है, देखो पहले समझ लो इसका बेसिक, है ना, मतलब इसकी भूमिका समझो पहले। देखो 1 डायमेंशन कहीं लिखा है तो इसका मतलब समझते हो आप लोग, इसका मतलब या तो x की बात होगी, x एक्सिस के अलोंग, या y एक्सिस के अलोंग बात होगी, या z एक्सिस के अलोंग बात होगी, मतलब किसी एक डायरेक्शन के अलोंग बात होगी, ठीक है ना। यानी मतलब क्या है, अलोंग 1 डायरेक्शन, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन के अलोंग बात होगी। और कहीं 2 डायमेंशनल लिखा है तो इसका मतलब है एक्स वाई या तो, या वाई जेड, है ना, या जेड एक्स, और सीधा सा मतलब कहें तो अलोंग 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन के अलोंग बात होगी, ठीक है। अब इसमें से एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी, जेड एक्स भी, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बात करें तो, और लेकिन वैसे कोई भी 2 डायरेक्शन हो सकती है, तो वो क्या है, 2 डायमेंशन, ठीक है। 3 डायमेंशन का भी आप समझते हो, 3 डायमेंशन का हो जाएगा x, y, z, इसका मतलब है अलोंग 3 डायरेक्शन या 3 एक्सिस, क्लियर है। जब 3 डायरेक्शन हो जाए, x, है ना, y और z, इस तरीके से 3 डायरेक्शन 3 एक्सिस के अलोंग हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, 3 डायमेंशन, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार बढ़ाते बढ़ाते 4 के लिए हो जाए तो 4 डायमेंशन हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ाते बढ़ाते n के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो n डायमेंशन के लिए बात कर रहे हैं। तो समझ गए, अब n डायरेक्शंस हो जाएंगी और कोऑर्डिनेट्स भी, देखो इसमें 1 था, उसमें 2 थे और इसमें 3 थे। अब कोऑर्डिनेट्स भी कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे, n। और देखो 3 थे तो एक्स वाई जेड से लिख लिया था, अब n थे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे x1, x2, x3, x4, इस तरीके से, क्योंकि इतने सारे x, y, z के बाद तो फिर क्या है, कुछ नहीं है। तो इसे किस तरीके से लिख लोगे, x1, x2, x3, और कहाँ तक, n डायमेंशनल है ना, xn तक, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने बताया था लिखने का ये मेथड क्या है, नीचे लिखते हैं तो बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। या इसे ऊपर लिख सकते हो x1, x2, है ना, x3, और कहाँ तक, ऊपर लिखो xn, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और लिखने के इस मेथड को मैंने क्या बताया था, इसे बताया था सुपर स्क्रिप्ट। देखो नाम में ही सुपर आ रहा है, तो ये मेथड जो है ना ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है लिखने का, ठीक है, तो इसे ही यूज करना। तो इसका मतलब है n डायमेंशन में कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है।
या तो इस तरीके से सबस्क्रिप्ट मेथड है, जब नीचे लिखा जाता है 1 2 3 है ना, ऊपर लिखा जाएगा तो सुपर स्क्रिप्ट, मैं बता चुका हूँ इससे पहले लेक्चर में। तो बात समझ में आई। इसका मतलब है n डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं बात करूँ n डायमेंशनल स्पेस क्या है, तो ये तो इसकी भूमिका थी, अपने तरीके से नोट कर लो समझने के लिए। बाकी n डायमेंशनल स्पेस क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं ये, लेकिन है ना 2 एक्सिस कह लो 3 एक्सिस कह लो, ऐसा नहीं है, बल्कि n कोऑर्डिनेट्स हैं ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है, n कोऑर्डिनेट्स ये क्या है, n कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। और इन्हें आप इस तरीके से लिख सकते हो n कोऑर्डिनेट्स x1 x1 x2 है ना, x3 अप टू xn, या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो x1, ये पावर्स नहीं है मैंने बताया था। तो ये n कोऑर्डिनेट्स है ना, से मिलकर जो स्पेस बनेगा, स्पेस समझते हो ना, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये सभी डिस्टेंसेस है ना, तो ये जो बनता है ना कोऑर्डिनेट्स, n कोऑर्डिनेट्स से मिलकर, इसे ही आप क्या कहते हो, लिख देना, इज नोन एज, इसे ही आप क्या कहते हो, n डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, इसे ही आप n डायमेंशनल स्पेस कहते हैं, और इसे आप Vn से लिखते हैं, लिख देना, इट इज डिनोटेड बाय Vn, किससे लिखते हो, Vn से, ठीक है। तो Vn बराबर हो जाएगा ये Vn बराबर है, ठीक है। तो n डायमेंशनल स्पेस को आप इस तरीके से, ठीक है, लिख सकते हो, Vn से इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें आप लिख लेना इसकी डेफिनेशन अपने तरीके से, क्या लिखोगे, इसका मतलब है ऐसा स्पेस जो n कोऑर्डिनेट से मिलकर बना है ना। देख लो n कोऑर्डिनेट्स है भाई, एक्स वाई जेड में 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई में 2 कोऑर्डिनेट है, और 1 से लेकर कहाँ तक है इसमें n, तो इसका मतलब है n कोऑर्डिनेट से मिलकर ये स्पेस बना हुआ है। कर लोगे लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ एक बार, क्या लिखोगे, देखो n कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या है भाई, ये जो ये सारे हैं क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, या वेरिएबल्स कह सकते हो, या क्या कह सकते हो, वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल्स भी तो है, इनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो इसका मतलब है द सेट ऑफ n कोऑर्डिनेट्स x1, x2, x3 डैश xn, क्या कहलाता है, ये इज नोन एज n डायमेंशनल स्पेस, इट इज डिनोटेड बाय Vn, सो Vn बराबर ये हो जाएगा, है ना Vn ये हो जाएगा, ठीक है। n डायमेंशनल स्पेस को आप समझ चुके होंगे, इसके बारे में है ना, और कोई जानकारी आपको नहीं चाहिए क्योंकि पर्याप्त है ना। बस ये मैंने बताया, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, और ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स को वेरिएबल्स भी कह सकते हो, ठीक है। कर लेना इसे आप। हाँ, एक चीज और समझो, देखो जैसे xi लिखा है कहीं, है ना, ये चीज समझ लो, तो xi जो है ना, और उसके ब्रैकेट में u इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब है xi जो है ना, एक क्या है, कोऑर्डिनेट है, वेरिएबल है भाई, i लिखा है, तो i की जो वैल्यू है ना, वो 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है। ये x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है ना, x1 भी हो सकता है, ये x2 भी हो सकता है, समझ गए, इसी तरीके चलता रहेगा काम। तो इसका मतलब xi जो है ना, उसके ब्रैकेट में u क्यों लिखा है, तो इसका मीन्स लिख लो, इसका मतलब है xi है ना, इसका मीन्स इज द फंक्शन ऑफ u, ठीक है। जैसे होता था ना y बराबर fx, f के ब्रैकेट में x क्यों लिखा रहता था, इसका मतलब है f जो है ना x का फंक्शन है, इसका मतलब है y
एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो चीज़ लिख रहती है उसका फंक्शन होता है। तो यहाँ पर एक्स आई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ऐसे लिखने का मतलब तो सिंपल है बिल्कुल, लेकिन ऐसे लिखने ब्रैकेट में यू लिखा है या कुछ भी लिखा हो ब्रैकेट में, इसका मतलब मैंने जैसे यू लिखा तो एक्स आई किसका फंक्शन है, यू का, ठीक है। एक्स आई किसका फंक्शन है, यू का। ये चीज़ बस नोट कर लेना। क्या लिखोगे, यदि ऐसे कहीं लिखा हो तो इसका मीन्स क्या है, एक्स आई जो है ना इज द फंक्शन ऑफ यू, और आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक कहीं भी हो सकती है, तो x1 भी हो सकता है। यही बात x1 यदि ऐसे लिखी है तो इसका मतलब है x1 किसका फंक्शन है, u का। 2 के लिए है, x2 के लिए, तो x2 किसका फंक्शन है, u का। सबके लिए वही बात होगी, है ना। ये चीज़ समझ गए। अब हेडिंग डालो एक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसे पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूपांतरण, बदलना, है ना, परिवर्तन, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, ठीक है। किसका है ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट्स का है। इसका मतलब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कराना है तो इन कोऑर्डिनेट्स को चाहे तो आप इन कोऑर्डिनेट्स में बदल सकते हो, ठीक है, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स का, या इन कोऑर्डिनेट्स को आप इन कोऑर्डिनेट्स में बदल सकते हो, तो भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा किसका, कोऑर्डिनेट्स का। अब कोऑर्डिनेट्स 2 हैं, तो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं क्यों, 2 कोऑर्डिनेट्स क्यों हैं, तो आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स में, फर्स्ट यूनिट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यदि, तो इसका मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, पहले तो आप ये समझो, हालांकि आपको पता होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सेट है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, जिसके द्वारा आप किसी पॉइंट की या किसी पार्टिकल की पोजीशन का पता लगाते हैं कि वो पोजीशन मतलब वो पार्टिकल वास्तव में या वो पॉइंट वास्तव में है कहाँ, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से सुनो, देखो जैसे मैंने बताया था, एक कार जा रही है ए, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, और एक कोई प्लेन है, ठीक है, प्लेन का नाम सी कह सकते हैं। तो आप देख के बताओ, इस व्यक्ति के लिए कार की स्पीड अलग दिखाई देगी और प्लेन की स्पीड अलग दिखाई देगी, ठीक है। तो इसका मतलब है, एक उदाहरण और देख सकते हो, जैसे मान लो कोई वस्तु है, वो कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी तल पर, है ना, पृथ्वी तल पर स्थित है। तो देखो उसे कार की, इसी एग्जांपल समझ लो, उसे कार की स्पीड तो कम दिखाई देगी, लेकिन प्लेन की क्या दिखाई देगी, ज़्यादा दिखाई देगी। अब एक बात बताना मुझे, बी के लिए कार की स्पीड क्या है, कम है, प्लेन की क्या है, ज़्यादा है। तो बी के लिए प्लेन की ज़्यादा है स्पीड, लेकिन ए के लिए प्लेन की स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, कुछ स्पीड इसकी भी तो है और इसकी है। तो जब आपको पता होगा, ये था 12th क्लास में, रिलेटिव वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में होती है तो क्या हो जाता है, घट जाता है ना। और वेलोसिटी जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी जुड़ जाती है। क्लियर है ना। आपने देखा होगा, आपकी बस या ट्रेन इस तरफ चल रही है और दूसरी बस या ट्रेन ऐसे जा रही है, तो आपको लगेगा कितने आराम से पार किया उसने हमारी बस या ट्रेन को। तो ऐसा उसकी स्पीड जो साइड से क्रॉस करके जा रही है बस या ट्रेन, उसकी स्पीड आपको कम क्यों लग रही है, जबकि उसी बस की या ट्रेन की स्पीड एक किनारे पर जो खड़ा व्यक्ति है उसे बहुत अधिक लगेगी। तो इसका मतलब है आप भी इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसी कारण आपको इसकी स्पीड क्या लग रही है, कम। लेकिन एक किनारे पर रोड पर खड़ा है, उसे उस बस की या ट्रेन की स्पीड बहुत अधिक लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चीज़ों को आप अलग अलग जगहों से नापते हैं तो वे अलग अलग दिखाई देती हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया,
ये खड़ा है अर्थ के सरफेस पे व्यक्ति, तो इसे प्लेन की स्पीड काफ़ी अधिक लगेगी। जो कार में बैठा है या ट्रेन में बैठा है उसे प्लेन की स्पीड थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि वो भी तो चल रहा है उसी डायरेक्शन में, तो वो स्पीड घट जाएगी। और एक व्यक्ति प्लेन के अंदर ही बैठा है तो उसे प्लेन की स्पीड महसूस ही नहीं होगी, उसे ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि प्लेन चल भी रहा है या रेस्ट में है। प्लेन के अंदर व्यक्ति को कैसा लगता है कि जैसे कि वो एक बंद कमरे में है। बंद कमरे में पता चलता ही नहीं है हमें। अब जैसे बंद कमरे में है आप, तो आपको ऐसा थोड़ी ना आभास होता है कि आप चल रहे हैं। बस में, ट्रेन में तो आभास हो जाता है, तो प्लेन के अंदर बिल्कुल ऐसा ही आभास होता है जैसे बिल्कुल आप बंद कमरे में हैं। तो प्लेन के अंदर बैठे व्यक्तियों को पता नहीं चल पाता है कि प्लेन वास्तव में चाहे उड़ रहा हो और चाहे हाईवे कह रहा हूँ, रनवे पर चाहे खड़ा हो, रनवे पर खड़ा हो चाहे, और चाहे आकाश में उड़ रहा हो, दोनों ही स्थितियों में प्लेन के अंदर के जो यात्री हैं उन्हें सेम लगता है। तो क्यों लगता है ऐसा? इसका मतलब है आप चीज़ों को कहाँ से मेजर कर रहे हो, इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। तो आप कहाँ से मेजर कर रहे हो? प्लेन के अंदर ही बैठ के आप देख रहे हो उसकी स्पीड, तो आपको महसूस होगा नहीं, ऐसा लगेगा बिल्कुल रुके हुए हैं। आप ट्रेन में बैठ के या किसी कार में उसी डायरेक्शन में जो चल रही है उसके अंदर बैठ के देख रहे हो तो लगेगा प्लेन की स्पीड कम है, लेकिन आप स्थिर हैं तो आपको बहुत तेज लगेगी स्पीड। ठीक है, तो कुल मिला के स्पीड तो एक ही है ना प्लेन की, लेकिन अलग अलग जगहों से नापते हैं तो अलग अलग दिखती है, अलग अलग महसूस होती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप चीज़ों को कहाँ से मेजर कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। ठीक है, जैसे कि एक डायग्राम देखा था मैंने कभी, है ना, फेसबुक या व्हाट्सएप पे देखा होगा, आपने भी देखा होगा। देखो इस तरीके से कुछ, देखो इस तरीके से आपने ये देखा होगा कहीं ना कहीं चित्र, ऐसे 6 बना हुआ है उस चित्र में, फेसबुक या व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा। ये एक उदाहरण है। तो एक व्यक्ति इधर खड़ा है और एक व्यक्ति इधर खड़ा है, तो एक व्यक्ति को जो ए है उसे क्या दिखाई देगा? आपको पता है 6 दिखाई देगा, और एक व्यक्ति इधर खड़ा है उसे क्या दिखाई देगा? 9। तो ये आप जानते हैं, मैंने बताया, एक तो है ना एयरप्लेन का एग्जाम्पल दे करके, और एक एग्जाम्पल ये है कि 2 व्यक्ति हैं, वो कहाँ खड़े हैं, कहाँ से चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, बस ये बड़ी बात है। तो जहाँ से मेजर करते हैं ये स्थान अलग है तो उसे 6 दिखाई दे रहा है, और यहाँ से मेजर कर रहे हैं ये स्थान अलग है तो उसे 9 दिखाई दे रहा है। तो इस बात को कहने का मेरा अर्थ सिर्फ इतना सा है कि आप चीज़ों को कहाँ से मेजर करते हैं ये डिपेंड करता है रिजल्ट पर, है ना। तो इसका मतलब है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, यहाँ से देखते हैं तो 6 दिख रहा है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, यहाँ से देखते हैं तो 9 दिख रहा है, लेकिन वस्तु या कोई घटना या कोई इंसिडेंट, है ना, या कोई फिजिकल क्वांटिटी वही है, उसका स्वरूप नहीं बदलता, वो सत्यता नहीं बदलती है। तो बात समझ में आई? किसी भी चीज़ का रिजल्ट फिजिकल क्वांटिटी का किस पर डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो अब मैंने बताया, क्या बताया मैंने कि एक ये क्या है हेडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो एक कोऑर्डिनेट्स ये हैं, एक कोऑर्डिनेट्स ये हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक टाइप की, एक ही पॉइंट के हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स। तो एक पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्यों हैं, समझ में आया? क्योंकि पहले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नापे गए हैं, और दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं ये दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नापे गए हैं। तो चीज़ों को 2 जगह से नापा गया है, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीज़ों को मेजर किया गया है, इसी कारण क्या है 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो चीज़ें अलग मिलती हैं हमें, है ना, अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन करना है किसका? कोऑर्डिनेट्स का। तो ध्यान देना, और कोऑर्डिनेट्स भी कैसा लेना है? n डायमेंशनल। मैंने अभी पढ़ाया आपको n डायमेंशनल स्पेस। n डायमेंशनल स्पेस है ना, तो एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों, ठीक है, और वो किसी एक ही पॉइंट के हैं 2 कोऑर्डिनेट्स। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी रूप परिवर्तन, रूपांतरण करना है। तो मैंने बताया इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स को, पहले कोऑर्डिनेट्स को दूसरे में बदल लो या दूसरे को पहले में बदल लो, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन किसका? कोऑर्डिनेट्स का। तो पहले कोऑर्डिनेट्स मान तो लो, तो लेट देयर आर, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? देयर आर 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? पहला मान लो ये है
x1 x2 x3 और अप टू xn। और दूसरा कुछ अलग मानना पड़ेगा, तो x बार 1 मान लो, x बार 2, x बार 3 और कहाँ तक x बार n तक। n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, ठीक है, n डायमेंशनल स्पेस है ना, स्पेस यानी सेट है n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स का, है ना। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स है ऑफ एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट के, ऑफ एनी पॉइंट P, कोई बिंदु P है उसके दोनों क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है। और दो कोऑर्डिनेट्स क्यों है, आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट्स क्यों है, क्योंकि ये अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नापा गया है और ये अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नापा गया है। तो आप लिख सकते हो मेजर्ड बाय डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नापे गए हैं ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो चाहे इसका ट्रांसफॉर्मेशन इसमें कर दो और चाहे इन कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें कर दो, दोनों को करके बताऊंगा। लेकिन एक बात समझो कि मान लो इसका इसमें कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन इसमें आप कर रहे हो, तो ये करके दिखाएंगे और फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन इसमें सिमिलरली कर देंगे, ठीक है। तो देखो मान लो x बार 1 को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो किसमें, इन कोऑर्डिनेट्स में, तो x बार 1 जो है ना वो या तो x1 का कंपोनेंट हो सकता है, मैंने अभी लिख के बताया जो ब्रैकेट में लिखा जाता है, नोट करके लिखवाया था ना, उसका कंपोनेंट होता है वो, है ना। तो x बार 1 जो है या तो इसका कंपोनेंट हो सकता है x1 का, या x2 का, या x3 का, और या xn का। इसका मतलब है ये जो है ना, इसे मतलब इन सारों को ट्रांसफॉर्म करना है इनके पदों में, इनके रूप में। तो x बार 1 जो है इनमें से किसी एक का या दो का या दो से अधिक का या सभी का क्या हो सकता है, कंपोनेंट्स है, ठीक है। क्योंकि x बार 1 इनका कंपोनेंट है तो आपने x बार 1 को ट्रांसफॉर्म कर तो दिया इनमें, इनके टर्म्स में, इनके पदों में। तो x बार 1, ठीक है, को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बिल्कुल उसी तरीके से था जैसे मैंने लिखा था, xi को ऐसे आप लिख सकते हो, लिख के बताया था ना। इसका मतलब क्या हुआ कि xi जो है ना वो u का फंक्शन है, xi किसका फंक्शन है, u का। तो ठीक इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो x बार 1 है, ठीक है, जो x बार 1 है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, इनमें से किसी का फंक्शन हो सकता है। इनमें से कोई दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या सारे भी हो सकते हैं। इसी प्रकार बताओ x बार 2 के लिए क्या आएगा, x1 है ना, x2, x3 और ऐसे हो सकता है xn तक। क्लियर है। इसी प्रकार x बार 3 के लिए बताओ, ऐसे हो जाएगा x बार 3 भी x1 का या x2 का या x3 का, है ना, xn का किसी का भी या सभी का या दो से अधिक का फंक्शन हो सकता है। और ऐसे करते करते x बार n का बताओ, तो x बार n x1, x2, x3 और कहाँ तक, xn तक। क्लियर है। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार हो सकता है, मैंने 1 से लेकर n तक आपको बता दिया है, ठीक है। तो वो कर दो, मतलब एक जनरल टर्म के लिए कर दो, है ना, जो i के लिए मानते हैं आप, किसके लिए मानते हो, i के लिए। तो xi के लिए कितना हो जाएगा भाई, 1 के लिए है, 2 के लिए, 3 के लिए, n के लिए है, तो आप किसी एक टर्म के लिए कर दो ना, i के लिए कर दो और फिर कह दो i बराबर 1 से लेकर n तक है। i बराबर 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे ये आएगा, 3 रखोगे ये आएगा, n रखोगे ये आएगा। तो i के लिए क्या हो जाएगा, xi, x बार i, ठीक है, और x1, x2, x3 और कहाँ तक, xn। क्लियर है।
तो इसका मतलब है यहाँ बार है ना, x बार i कर दिया। अब देख लो i की जगह 1 रखोगे तो पहला आ जाएगा, i की जगह 2 रखोगे दूसरा आएगा, i की जगह 3 रखोगे तीसरा, और इसी प्रकार करते करते i की जगह n रखोगे तो लास्ट वाला आ जाएगा। वेयर तो i जो है 1 2 3 और कहाँ तक है, n तक है। i 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक। अब ठीक दिखा होगा आपको, पता नहीं क्या क्या समस्या होती रहती है इसमें कैमरे में। तो देखो जैसा हमने इसके लिए किया, अब ऐसा ही मतलब इसमें क्या कर रखा है, इसमें ये कर रखा है x बार i है ना, इसका मतलब है x बार i और i 1 से लेकर n तक है। इसका मतलब है या तो x बार 1 है ये है ना, या तो x बार 1 है या x बार 2 है या x बार 3 है या इसी प्रकार करते करते x बार n है। इसका मतलब है इस कोऑर्डिनेट्स के सेट को आपने या इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपने किस में बदल दिया है, इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ट्रांसफॉर्म इसमें कैसे कर दिया, क्योंकि x बार i में ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ये आ रहे हैं सारे। इसका मतलब है x बार i इनमें से किसी एक का या इनमें से जितने भी हैं उनका क्या है, ये पद है, पद यानी फंक्शन। क्लियर है, मैंने बताया था इस तरीके से xi को यदि आप ऐसे लिखेंगे तो xi किसका फंक्शन है, u का। तो इसका मतलब है x बार i जो है, x बार i वो इनमें से किसी एक का या इन सब का क्या है, फंक्शन है। तो इसका मतलब है इन्हें आप इसके रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है इन कोऑर्डिनेट्स को है ना आपने इसमें बदल दिया है, ठीक है। और यदि इन्हें इसमें बदलना हो तो सिमिलरली करके कर दो। इसके लिए तो आपने कर दिया, तो सिमिलरली करो, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। जहां x बार i आ रहा है वहां पर क्या हो जाएगा, xi, ठीक है, इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर है। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ रहे थे तो यहाँ पर ये आ जाएंगे। क्लियर है, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। x बार 1, x बार 2, x बार 3 और कहाँ तक, x बार n तक। तो ये अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब इसमें x बार i है ना, तो इन्हें आपने ट्रांसफॉर्म कर रखा है इसमें, और इसमें xi आ रहा है तो इन्हें आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है इसमें। तो दोनों को आपने एक दूसरे में क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। और ये कैसे लिखा मैंने आपको बता दिया है। x बार 1 है तो x बार 1 किसका पद है, किसका फंक्शन है, इनका, है ना, इनका फंक्शन है। क्लियर है। तो इसी प्रकार करते करते n तक करा आपने, और फिर जनरली लिख लिया किसी एक टर्म के लिए। तो x बार i कर लिया और कह दिया i 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक। ठीक है, ये मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब देखो एक फॉर्मूला आप जानते हो कंप्लीट डिफरेंशिएशन का। देखो इस तरीके से जैसे डी फाई है तो आप कैसे करते हो, डेल फाई ओवर डेल एक्स, है ना, डी एक्स। इसी तरीके का एक है ना फॉर्मूला था ना, डेल वाई इंटू डी वाई, और यहाँ क्या होता है, डेल फाई ओवर डेल जेड डी जेड। समझ गए, ये फॉर्मूला जरूर आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको जब वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में आपने ये पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है, फाई है तो हर बार फाई का ही डिफरेंशियल होता है, लेकिन पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब जो पहला कंपोनेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट वहाँ पर क्या होते थे, एक्स वाई जेड। तो पहले कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल और इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर दूसरे कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में है इंटू डी वाई, फिर तीसरे कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में था और इंटू डी जेड। तो ये फॉर्मूले की तरह ही आप मुझे बताओ इसके लिए, यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले को यूज करें यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान देना। तो देखो डी फाई कितना आ जाएगा, देखो डी फाई तो आपने, मतलब डी फाई का मतलब
डी एक्स बार आई। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला आप कहाँ अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। यहां पर फाई है तो यहां फाई के जगह क्या है, एक्स बार आई। देखो तो यहां एक्स बार आई है, देखो यहां फाई है तो ऊपर हर जगह क्या आता है, फाई आता है। तो यहां क्या है, एक्स बार आई है फाई की जगह, तो यहां ऊपर हर जगह क्या आएगा, एक्स बार आई, एक्स बार आई। क्लियर है। और अपोन में क्या आएगा, देखो पहले x था तो x के रेस्पेक्ट में हुआ, फिर y था y के रेस्पेक्ट में हुआ, फिर z था z के रेस्पेक्ट में हुआ। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर सबसे पहले क्या है, x1, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, x1 के। ठीक है, जो यहां रहता है d के साथ वो यहीं रहता है, तो यहां क्या आएगा, dx1। समझ गए। प्लस दूसरा क्या होता है, y है ना, तो y के रेस्पेक्ट में था, लेकिन यहां पर दूसरा क्या है, x2, तो यहां किसके रेस्पेक्ट में रहेगा, ऊपर तो सेम ही रहेगा और नीचे क्या आएगा, डेल x2 और यहां dx2। समझ गए। फिर तीसरे के, फिर चौथे के और इसी प्रकार करते करते n तक। तो लास्ट में n के लिए कर दूं, डेल है ना x बार आई अपॉन क्या आएगा, डेल xn और इंटू dxn। समझ गए। अब देखो पहले के लिए दूसरे के लिए इसी प्रकार करते करते सबके लिए है। तो समीशन बना लो सिग्मा लगाकर। देखो सिग्मा लगाओ तो देखो क्या आएगा, डेल ऊपर वाला तो सेम है सब जगह, एक्स बार आई, और अपोन में देखो 1 है 2 है और कहाँ तक है, n तक है। तो इसकी जगह आप कह दो j, क्या कह दिया, j। ठीक है, और कह दो कि j 1 से कहाँ तक है, n तक। ये j 1 से कहाँ तक है, n तक, क्योंकि j बराबर 1 रखोगे ये वाले टर्म आ जाएगी, है ना, और इनटू में क्या आएगा, dxj। ठीक है, अब देख के बताओ j की जगह यहाँ पे 1 रखो तो ये टर्म आ जाएगी, j की जगह 2 रखोगे ये आ जाएगी, करते करते j की जगह n रखोगे तो ये आ जाएगी। और सिग्मा का मतलब है योग यानी सम, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है छोटा करने के लिए। बात समझ में आई आपको। अब देखो तो x बार i को आपने लिखा है इस तरीके से, है ना, आप पलट के भी लिख सकते हो। इसके आधार पे तो ये आया है, तो इसके आधार पे क्या आएगा, चीजें पलट जाएंगी। देखो कैसे, सिमिलरली देखो क्या आएगा, यहां पर x बार आई था, यहां x आई है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, dxi बराबर सिग्मा, और j बराबर क्या है, 1 से लेकर n तक। तो बस x i की जगह क्या है, वो x बार i की जगह यहाँ क्या है, x i। भाई यहाँ x बार i था, यहाँ पर यहाँ x i है, तो यहाँ भी क्या आएगा, दोनों तरफ x i और डेल x j और इंटू dxj। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो ये आपका जो डेरिवेशन है वो आपका कंप्लीट हुआ, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। तो ये क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, है ना, कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन था। कोऑर्डिनेट्स आपके एक तो सेट कोऑर्डिनेट का ये है और एक सेट ये है, तो लेट देयर आर टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, है ना, 2 सेट है किसके, कोऑर्डिनेट्स के, पहला सेट ये दूसरा ये। तो मैंने दोनों के लिए करके बताया ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप, है ना, इसे बदल रहे हैं इसमें तो फिर ये वाला है, ये दोनों, और जब आप इसे बदल रहे हैं इसमें तो फिर ये दोनों हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक टाइप के कोऑर्डिनेट को आपने दूसरे टाइप के कोऑर्डिनेट्स में बदला है, कन्वर्ट किया है, मतलब ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है, और एक बार मैंने समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना है। ठीक है, कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।